नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। यूपी की सियासत में, यूपी की इस पॉलिटिक्स में साम, दाम, दंड, भेद हर दांव आजमाया जा रहा है और बात अब बुर्के तक पहुंच चुकी है जनाब, क्योंकि बीजेपी ने मांग उठा दी है कि मुस्लिम महिला वोटर्स की पहचान के लिए हर बूथ पर महिला पुलिस तैनात हो। बुर्के के जवाब में घूंघट पर भी सवाल खड़ा हो गया है, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या बुर्के का यह मामला वोट बैंक की राजनीति से सीधा जुड़ गया है, क्योंकि बात सिर्फ बुर्के की ही नहीं है। कोई जनसंख्या नियंत्रण की मांग उठा रहा है तो कोई कह रहा है कि देश में हिंदू आबादी घटती जा रही है, और इसी बीच मायावती डंके की चोट पर कह रही है कि मुस्लिम समाजवादी, मुस्लिम समाज बीएसपी को ही वोट दे। तो क्या आखिरी दौर में ध्रुवीकरण का खुला खेल शुरू हो गया है? आज इसी मुद्दे पर होगा जबरदस्त और सबसे बड़े पैनल के साथ सबसे जोरदार उत्तर प्रदेश चुनाव का सबसे जोरदार शो आर पार। तीन चेहरे, तीन अलग अलग बयान। 2050 तक जो आबादी बढ़ेगी, बहुत पहले से दुरुपयोग होता रहा है। लेकिन आरोप सिर्फ एक, ध्रुवीकरण। तो क्या यूपी में आखिरी दो दौर की वोटिंग से पहले बीजेपी खुलकर हिंदुत्व के एजेंडे पर है? सामाजिक संतुलन के लिए, सांस्कृतिक संतुलन के लिए, देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ा कानून होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश में हजारों उत्तर प्रदेश के कैराना गांव की स्थिति हो जाएगी। मेरे पास भी बहुत शिकायतें आती रही हैं पहले से कि बुर्का पहन के महिलाओं की जगह पुरुषों ने ही वोट डाले। मुस्लिम और क्रिश्चियन उस समय इस देश के अंदर 12% थे, आज बढ़ के 16% हो गए हैं। तो ये जो जनसांख्यिकीय संतुलन किसी भी लोकतांत्रिक देश में और किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए एक खतरा है, खतरे की चेतावनी है। बीजेपी बुर्का इसलिए बोल रही है कि इसमें हिंदू मुस्लिम की भावना फैले। यही बीजेपी और आरएसएस की राजनीति है कि घृणा फैला के वो कह सकते थे कि जिनका चेहरा छुपा हुआ हो। बहुत सी महिलाएं हैं हमारे समाज की जो बुर्का नहीं भी पहनती हैं, लेकिन घूंघट इतना बड़ा करती हैं कि उसमें भी उनका चेहरा नजर नहीं आता है। सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी बार बार विकास की बात दोहरा रहे हैं, लेकिन नेता और मंत्री हैं कि बात मानते नहीं। जात पात के भेद बहुत हुए, अपने परायों के खेल बहुत हुए। अगर हमें उत्तर प्रदेश को बदलना है तो हम उत्तर प्रदेश एक है, हम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसी मंत्र को लेकर के सबका साथ, सबका विकास। बुर्के वाली महिलाओं की जांच महिला पुलिसकर्मी करे, ये वो कह रहे हैं, ये बयान है योगी आदित्यनाथ का। पीयूष, ये तो चुनाव आयोग का खुद का ये निर्देश है कि सभी को वोटिंग का पूरा अधिकार है और वोटर को अपनी आइडेंटिटी चुनाव आयोग के अधिकारियों को दिखानी पड़ती है। लेकिन बीजेपी ही क्यों? जरा बहन जी की भी बात सुन लीजिए। ना कोई पर्दा, ना कोई लाग लपेट, डंके की चोट पर कह रही हैं कि मुसलमान उनकी पार्टी को ही वोट दें। अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपना एक तरफा वोट सपा को ना देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। तो सवाल यह है कि आखिर सिर्फ बीजेपी को ध्रुवीकरण का पोस्टर बॉय क्यों बनाया जा रहा है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जनता विकास की कीमत पर इन मुद्दों को तवज्जो देगी। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब वोट वाले बुर्के का विश्लेषण। पूर्वांचल में हिंदुत्व कार्ड की अग्नि परीक्षा है। छठे चरण में 13% मुस्लिम मतदाता हैं। हिंदुत्व ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का गढ़ है पूर्वांचल। 2012 में पूर्वांचल में बीजेपी को महज 7 सीटें ही उसने जीती थी।
आउट ऑफ 49 सिर्फ 7। हिंदुत्व कार्ड चला तो बीजेपी को भारी बढ़त के आसार बन जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसा उनको लगता है, ऐसा बीजेपी को लगता है। अब मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। आज के इस पैनल में संबित पात्रा है, डॉक्टर संबित पात्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता। पीएल पुनिया साहब है, जो कि सांसद है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में से कांग्रेस पार्टी के एक है। मेरे साथ नावेद सिद्दीकी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। मौलाना अंसार रजा हैं, जो मौलाना भी हैं, जो गरीब नवाज फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं और जो बीएसपी समर्थक भी हैं। राकेश सिन्हा है, आरएसएस के विचारक हैं, अपना व्यू पॉइंट शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस बहस की शुरुआत डॉक्टर संबित पात्रा आपसे, और मैं 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, बुड़के में आपको वोट नजर आता है? आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है? क्यों? यही सवाल मैंने पीयूष गोयल से भी पूछा था आज। क्यों? ये ध्रुवीकरण नहीं तो क्या है? बिल्कुल नहीं। देखिए, बिल्कुल ध्रुवीकरण नहीं है, यह संविधान को अपहोल्ड करना है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बिना पक्षपात पूर्वक इलेक्शन कराना, यह इलेक्शन कमीशन का भी दायित्व है और यह हिंदुस्तान के संविधान के डायरेक्शंस हैं। स्वाभाविक रूप से 2010 में यह पूरा मामला कोर्ट में भी गया था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था। आप जानते हैं, ये कोर्ट में कहा गया था कि बुर्का बिना उठाए ही फोटोग्राफ लिया जाए और जो बुर्का नसीन महिलाएं हैं उनकी फोटोग्राफ की आवश्यकता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दिया था कि इसमें ऐसा तो हो नहीं सकता, या तो आप बुर्का उठा के फोटो कीजिए, नहीं तो फिर आप वोट ही मत करिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और देखिए, यह हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यह संविधान का विषय है। चाहे पर्दा नसीन कोई हिंदू महिला भी हो या बुर्के के अंदर कोई मुसलमान महिला भी हो, हिंदू हो या मुसलमान, चेहरा का आइडेंटिफिकेशन ये वोटिंग के लिए बहुत अनिवार्य है। और हमारा ध्येय केवल और केवल फ्री और फेयर, लेकिन वोटर आईडी कार्ड तो होता है, में नहीं, वोटर आईडी कार्ड तो होता है जनाब, वोटर आईडी कार्ड से तो चेक हो सकता है। संबित पात्रा, 10 सेकंड में जवाब दीजिए इस बात का। वोटर आईडी कार्ड नहीं होता क्या? तो देखिए, वोटर आईडी कार्ड और चेहरा का मिलान करना यही तो महत्वपूर्ण है। आईडी कार्ड तो मैं आपका भी लेके चला जाऊंगा, अगर मैं मुंह ढक के चला जाऊंगा तो आपके आईडी कार्ड पे जाके वोट करके आ जाऊंगा। मौलाना अंसार रजा कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ खड़ा करें। मौलाना अंसार रजा, बुर्का नहीं चलेगा, बुर्का उठा के दिखाना पड़ेगा वोट करने से पहले, ये डिमांड किस हद तक जायज है? देखिए, और अगर है भी तो इसमें आपको हर्ज है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो संबित पात्रा साहब या बीजेपी की जो पूरी टीम है, ये मुकम्मल तौर पे साबित हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर का 3 दिन का जो कैंप लगा हुआ है बनारस में, ये समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर को डर ये सताया जा रहा है कि अगर बनारस हम हार गए तो बहुत छीछालेदर होने वाली है, इसीलिए 3 दिन वहां रहेंगे वो। एक बात, जहां तक बुर्के का सवाल है, इस्लाम में अगर कानून के एतबार से काजी चाहे, मजिस्ट्रेट चाहे या इंतजामिया चाहें कि हम लेडीज से इनके चेहरे का इनकी पहचान आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पाया कि जब 4-5 फेज का इलेक्शन हो चुका और 67 साल से इलेक्शन होते चले आ रहे हैं, तब तो बुर्के की पहचान नहीं हुई। अब क्यों आ रही है? अब क्यों आ रही है? जवाब मैं लूंगा। राकेश सिन्हा इस पर कुछ कहना चाहेंगे? राकेश सिन्हा बताइए, अब क्यों आ रही है? 5 राउंड का चुनाव निकल चुका है, यही आरएसएस का पीछे का एजेंडा है जो सामने आ रहा है, जो आरोप विपक्षी लगा रहे हैं। 30 सेकंड में जवाब। देखिए, महिलाएं बुर्का पहनती हैं, हमें अच्छा लगता है। कोई भी महिला बुर्का पहने, अपने लिबास की स्वतंत्रता है। बाजार में अलग अलग वेशभूषा में महिलाएं आती है, भारत की ब्यूटी है। भारत ब्राजील नहीं है जहां सिर्फ 90 महिलाएं बुर्का पहनती हैं और प्रतिबंध लगाने के लिए सीनेट में बिल आया। भारत जर्मनी नहीं है जहां बुर्का पहनने वाली औरतों से इंटरनल थ्रेट माना गया। देखिए, लोकतंत्र की विशेषता यह है कि कोई व्यक्ति अपना वोट दे। जब बुर्के का दुरुपयोग कुछ लोग करने लगे, कोई अगर घूंघट का भी दुरुपयोग करने लगे, चाहे जिसका भी दुरुपयोग करे, एक वोट का बहुत महत्व होता है। एक वोट से चुनाव में लोग जीते और हारे हैं। पिछले चुनाव हमने 2014 में देखा। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं जी कि यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक लोकतांत्रिक मांग है। हर चीज को सांप्रदायिक चश्मे से देखने वाले लोग वस्तुतः वही लोग हैं। हिंदू आबादी कम हो रही है, मुस्लिम आबादी और क्रिश्चियन आबादी बढ़ रही है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। इसमें आपको कोई संदेह है क्या? नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों को देख लीजिए। सिक्किम का मैं उदाहरण देता हूं, सिक्किम के बारे में लोग चर्चा नहीं करते हैं। क्रिश्चियन आबादी 8% बढ़ गई। एक बात मैं बता रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश में 1961 में क्रिश्चियन आबादी 0.5% थे। पुनिया साहब को बुरा लगेगा क्योंकि मैडम इनकी बुरा मानेंगे। 0.5% से क्रिश्चियन आबादी कहां पहुंच गई? 36% पहुंच गई। 24,000% की वृद्धि है।
ओके, तो क्या ये असंतुलन समस्या नहीं है? मैं कहता हूं समाजशास्त्री है, इस पर विचार होना चाहिए, क्यों हो रहा है? पुनिया साहब नहीं देखना चाहता। पुनिया साहब जवाब, संबित पात्रा और राकेश सिन्हा की बात का जवाब, पीएल पुनिया एंड नोबडी विल इंटरवीन। पुनिया साहब, आप वरिष्ठ आदमी है, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़वा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव किस तरफ जा रहा है? योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं? और क्या आप भी इस डिमांड से सहमत है बुर्के वाली महिलाओं को महिला पुलिस उनका चेहरा देके और फिर वोट डालने दे, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि इसमें गड़बड़ हो रही है? देखिए, 2 फेज का चुनाव हुआ और जो 2 फेज में चुनाव हुआ वहां पर भी काफी जनसंख्या है मुस्लिम्स की, और बुर्के वाली महिलाएं उन्होंने भी वोट डाला, तो उसमें कोई चर्चा नहीं हुई। जब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि हमारे जमीन पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, वो बुरी तरह से हार रहे हैं, तब उन्होंने पूरा हिंदुत्व का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री के स्तर से वो शमशान और कब्रिस्तान की बात उठाने लगते हैं। जब ईद और दिवाली की बात उठानी, बिजली देने में भेदभाव की बात करने लगते हैं। और ये ध्रुव सत्य है कि कभी भी ये इस तरह का भेदभाव नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की भी राज्य में सरकारें रही हैं, उस समय भी दिवाली पे, होली पे जितने सब बिजली मिलती थी, उसी तरह से ईद बकरीद पे मिलती थी, कभी ये मुद्दा ही नहीं हुआ। लेकिन ये जबरदस्ती मुद्दा लाया गया और केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसको हाईजैक करना चाहते हैं, लेकिन ये जनता होशियार है, ये हाईजैक होने वाली नहीं है। चाहे जिस तरह, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे जो भी हो, चाहे जितनी कोशिश कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से जागरूक है और इन बातों में आने वाली नहीं, आने वाली नहीं है। 2014 के चुनाव में वो लुट चुके हैं, अब दोबारा लुटने वाले नहीं। मैं जवाब दे दूं, ये शांत हो जाएं तो जवाब दे दूंगा। जवाब संबित पात्रा। अच्छा, ठीक है। देखिए, नंबर वन, ये जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि इतने चरण, 5 चरण समाप्त हो गए, आखिरी के 2 चरण में क्यों आपको याद आया बुर्का वाला? मैं आपसे पूछता हूं, आप तो मतलब अभी कह रहे हैं कि हम ये बुर्के वाला सवाल पोलराइजेशन के लिए ला रहे हैं, तो आप बताइए, हमको अगर ऐसा ही करना होता शुरू से क्यों नहीं करते? आप तो कह रहे थे कि शुरू से ही हम पोलराइजेशन कर रहे हैं। देखिए, आप पहले ये बताइए कि जो हमने कहा है वो संविधान संगत है या नहीं है। अरे कमाल है, ये सब कुछ आप अपने आंखों के सामने होते हुए देख रहे थे, संविधान याद आया, कंप्लीट भी नहीं कर रहे थे। मैं आपके बीच में तो नहीं बोला, सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, कभी तो याद आया? आपको तो याद ही नहीं आ रहा है। संविधान को किनारे करके रखा हुआ है, हमको तो याद आया कम से कम। तो आप हमको पीठ थपथपाइए कि थैंक यू कि आपको संविधान याद आया। हम तो संविधान को भूल चुके थे। और मैं यहां बता दूं, जिनको पता नहीं है, इलेक्शन कमीशन के हैंडबुक ऑफ रूल्स में, रूल का जो हैंडबुक होता है, उसमें यह प्रावधान है कि पर्दा नशीन महिलाओं की जांच, इस हेडिंग के अंदर में, तो कि हम जो भी पर्दा नशीन महिला होगी, चाहे बुर्के में हो, चाहे बड़े घूंघट में हो, उनकी जांच जो, अगर लेडीज की लेडीज पहचान कर रही तो बुरा क्या है? तो आप समर्थन करें तो हमें डांट कह रहे हैं। हाँ, तो आप फिर डिबेट काहे का हो रहा है? आप धन्यवाद तो कर दीजिए, धन्यवाद तो कर दीजिए। हम इलेक्शन कमीशन का करेंगे, आप धन्यवाद करें। वो कदम उठाया, हम इलेक्शन कमीशन का करेंगे, आपका करेंगे। हाँ, देश को बर्बाद करते हैं। अरे सुन, आप देश को बर्बाद करते हैं और धन्यवाद करवाने के लिए किया है क्या? अब आप हमको ये बता दीजिए, अरे पुनिया साहब, आप सीनियर लीडर हैं। मैं तो आपको सुन रहा था, बीच में बोल नहीं रहा था। पुनिया साहब का पॉइंट है, संबित पात्रा, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। नहीं बोल रहा था पुनिया साहब, सुन लीजिए। पुनिया का पॉइंट है, उनको अपनी बात कहने दीजिए आप। हाँ, तो वो कह रहे हैं आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। कंप्लीट माय पॉइंट ना, नहीं तो फिर मैं भी उनके बीच में क्या? तो मेरा बर्बाद कौन कर रहा है? वो तो साइकिल के पीछे बैठा हुआ है। हर कोई जानता है देश को बर्बाद कौन किया है। और नारियल का जूस बनाने वाले ने बर्बाद किया है, हमने नहीं। पीएल पुनिया, देखिए, आप कह रहे हैं कि आपको संविधान याद आया, बड़ी अच्छी बात है। कभी कभी याद आता है तो आप उसका माने गलत निकालते हैं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रेगुलेशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों आप ये मुद्दा उठाया है? इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा है क्या? इलेक्शन कमीशन के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं कि आप जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो जो भी आईडी कार्ड है, अरे मैं बता दूं आपको, वोटर स्लिप है, आपको शायद आपको पूरा विषय पता नहीं है, मैं बता देता हूं। वो सब दी जाती है। तो आप बीच में क्यों बोलते हैं? आपकी आदत कितनी खराब है। प्लीज मेहरबानी करके ऐसा ना करिए।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताइए, अभी मेरे बीच में बोल रहे थे, अभी ये खराब आदतें रियलाइज हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये शिकायत किसके ऊपर है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है कि अपना काम आप ठीक नहीं कर रहे हैं। वो पूरी तरह से फॉलो हो रहा है जैसे हमेशा से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, 1952 से इलेक्शन हो रहे हैं, आज तक ये प्रक्रिया फॉलो हो रही है। ठीक है, मैं मौलाना अंसार रज़ा का रुख करता हूं, नावेद सिद्दीकी का रुख करता हूं। अब ओके सर, यू मेड योर पॉइंट सर। पुनिया साहब, मेरी संबित पात्रा होल्ड ऑन। मौलाना अंसार रज़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं, कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं जिनको बताना जरूरी है। कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं। संबित पात्रा, आई विल कम टू यू। संबित पात्रा, आपको आपका मौका मिला है। कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं जो बताने जरूरी हैं। क्विकली मैं मौलाना अंसार रज़ा आपको बताना चाहता हूं। मिस्र में बुरके में वोटिंग के खिलाफ कानून है। मिस्र में करीब 90% मुस्लिम आबादी है। फ्रांस में सार्वजनिक जगहों पर बुरका बैन है। बेल्जियम में पूरा चेहरा ढकने वाले बुरके पर बैन है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो विभिन्न देशों के अंदर है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है सिर्फ। दूसरी बड़ी बात, गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने बोला है कि अगर ऐसे ही आबादी मुसलमानों की बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि जब पूरा मुल्क कैराना बन जाएगा। देखिए, पहली बात तो मैं, आपने जो और मुल्कों का अपना फ्रांस का तस्करा किया और कहाँ का किया, मुझे लगता है कि शायद आपको भी नॉलेज में होगा और राकेश सिन्हा साहब भी अच्छी तरीके से जानते होंगे, आपका व्यूवर भी जानता होगा कि मिस्र में हिंदुस्तान का संविधान नहीं चलता है, वहाँ का अपना संविधान चलता है। हम अपने हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं। संविधान ने कहा है कि चेकिंग होगी, अगर लेडीज चेकिंग करेगी, हमें कोई एतराज़ नहीं। अब दूसरा सवाल गिरिराज सिंह का, मैं आज तक देवगन साहब, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि गिरिराज सिंह हुए, योगी आदित्यनाथ हुए, साक्षी महाराज हुए, ये मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये प्राइम मिनिस्टर के दोस्त हैं या दुश्मन हैं? आज तक मैं फैसला ही नहीं कर पाया। और हाजी याकूब कुरैशी, देखिए, हाजी याकूब कुरैशी को मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं उनको तो कुछ जानता नहीं कि कौन है वो होंगे नेता, वो होंगे ना। सिलेक्टिव अप्रोच नहीं ना। मायावती क्या कह रही है? मायावती कह रही है कि मुसलमान हमें ही वोट डाले, तो ध्रुवीकरण तो दोनों तरफ से है ना। मायावती कह रही है मुसलमान हमें ही वोट डाले, तो बुरा क्या कर रही है मायावती? बुरा क्या कर रही है? अरे 65 साल, वो बिल्कुल ठीक कर रही है। 65 साल से कांग्रेस, बीजेपी, सपा उनको इस्तेमाल करती चली आ रही है। इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने बोला धर्म के नाम पे वोट मांगी, धर्म के नाम पे बांटा, मुसलमान के नाम पर मांगे वोट तो सही, सबके नाम पे मांगा गया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि खाली मुसलमान। आप सुनिए बाइट क्या है, उन्होंने सबके लिए कहा है कि सब लोगों को चाहिए मिलकर के हमें वोट दें। अब देखिए, अब जहां तक सवाल चुनाव का है देवगन साहब, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि ये जो आखिरी फेज है, ये बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक दौर है और प्राइम मिनिस्टर की इज्जत दांव पे लगी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मेरे सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं राकेश जी, एक मिनट। उनके लिए इज्जत का सवाल है, इसलिए कि दूसरों की कारा नहीं पकड़ा पाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर अपनी सीटें हार गए तो। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आपको दिल्ली में रहना चाहिए। आप 3-7 सीटों के लिए जाकर के पूरी सरकार लेकर के आप कश्मीर जो है बनारस में जाकर के बैठे। सुन लीजिए आप यहाँ आइए ना दिल्ली में, गर्दनें काटी जा रही जवानों की, आप सीट बचाने के चक्कर में लगे हैं। मैं सुन लीजिए, यहाँ गैस के दाम 86 रुपया बढ़ गए, आप जाकर के ऐश कर रहे हैं। वहाँ बनारस में जाकर के डेरा डाल के जवाब देना है। यहाँ गरीबी प्राइम मिनिस्टर पे हमला हुआ है, जवाब दूंगा मैं, जवाब दूंगा। बढ़ा दिया आपने। अरे मैं जवाब देता हूं। अरे सर शांत होकर बोलिए ना, आराम से सुनाई दे रहा है। हाँ, मैं बताता हूं। देखिए, आपने प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा कि प्राइम मिनिस्टर का इज्जत दांव पे लगा है। बताइए, ये कब तक आप उनकी इज्जत को दांव पे लगाए रखेंगे? हम नहीं लगा रहे। हाथी ने 2014 में अंडे दिए, हाथी की इज्जत दांव पे नहीं लगी है। अरे सुन लीजिए, अरे साहब सुन तो लीजिए, थोड़ी मेरी 26 रैलियां करवाई आप लोगों ने बिहार में पीएम साहब से। अरे साहब सुन लीजिए, 26 रैलियां और खाली वापस लौट के आ गए। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अरे साहब सुन लीजिए, मत हमारे प्राइम मिनिस्टर को जलील करवाओ। देखिए, ये अच्छी बहुत जलील हो चुका है। मैंने आपको सुना है, इतना गुस्सा मत बेइज्जती करो, इतना गुस्सा की मत बोलिए। मत करो बेइज्जती। देखिए बोले दीजिए। अरे साहब, तबीयत खराब, अमीश जी हमारी नहीं होगी तबीयत खराब, आप लोगों की होने वाली है 11 तारीख को। नारियल का जूस पिलाइए, क्यों गुस्सा हो रहे हैं? सुन लीजिए ना, ठीक है, चिंता मत करिए, नारियल का जूस पीजिए। तब तक मुझे बोलने हम नहीं पिएंगे डॉक्टर, आपने दवा आपसे लेंगे। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ। जी ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद नावेद सिद्दीकी आपसे डिबेट का मैं आगाज करूंगा और मैं ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौट रहा हूँ। ये बहस जोरदार होने वाली और ब्रेक के बाद भी ये मुद्दा जारी रहेगा। आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ आज के पैनल में कई खास मेहमान हैं। मेरे साथ आज के इस पैनल में डॉक्टर पात्रा है, पीएल पुनिया साहब हैं, मौलाना अंसार रज़ा और राकेश सिन्हा और साथी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के नावेद सिद्दीकी। पूर्वांचल आपका गढ़ माना जाता है, लास्ट टाइम बम्पर सीटें मिली थी आपको, लेकिन इस बार क्या आपको लगता है बीजेपी का जो हिंदुत्व कार्ड है वो आपको ज्यादा मशक्कत कराएगा? क्योंकि
योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हमने मुसलमानों को इस बार इसलिए टिकट नहीं दी क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने खूब टिकटें बांट रखी थी, इसलिए हमने बैलेंस मेंटेन कर दिया। बताइए। देखिए अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी ने ये कबूल कर लिया है कि उनकी क्या पोजीशन है। जो रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं और ये रिपोर्ट्स मोदी जी के पास भी पहुंच चुकी हैं कि उनका क्या हाल हुआ है पिछले जो चरण हुए हैं, और ये आखिरी के 2 चरण में, जहां तक कि अभी पुनिया भाई ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे गठबंधन में हमारे सहयोगी हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री को मालूम है कि दांव पर इमेज लगी हुई है और इस वक्त अगर बनारस हारते हैं तो बहुत जबरदस्त उनकी छीछा लेदर यहां पर होने वाली है, और ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, कुछ छुपी नहीं है। इस तरीके के बयान देना इस वक्त, क्योंकि देखिए आजादी के बाद से ये लगातार हम लोग देखते चले आ रहे हैं, उस वक्त हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में रहे, और कि ये नकाबपोश जो महिलाएं हैं ये जा रही हैं, अबाया ओढ़ करके जाती हैं और जाकर के वोट दे रही हैं, कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अब जो बयान दिए जाते हैं उन बयानों में ये है कि ये लगातार गड़बड़ी होती है। साक्षी महाराज कह रहे हैं पुरुष भी बुर्का पहनकर वोट डाल जाते हैं। देखिए साक्षी महाराज को उनका तो कोई कद नहीं है, मैं ऐसे इंसान के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। उस शख्स की हैसियत शून्य के बराबर है। आपकी पार्टी में भी रहे हैं वो, लेकिन देखिए हमारी पार्टी में देखिए रहे थे, लेकिन उनको हमारी पार्टी से बाहर कर दिया गया। जो शख्स ये कहे, महात्मा गांधी के ऊपर जो कहे कि उनकी जिसने हत्या की वो देशभक्त था, जो मुसलमानों को कहे कि शमशान में जला दीजिए, जो इस तरीके के बाद जो पाकिस्तान भेज दे बिना पासपोर्ट के, तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन और मुल्क को बांटने का काम तो साक्षी महाराज हो गए, योगी आदित्यनाथ जी हो गए, राकेश हम लोग जो है अखिलेश यादव जी भी इनको, आपके पार्टी के नेताओं ने जो भारत के प्रधानमंत्री पर जो टिप्पणी की, उनकी हैसियत क्या है? वो हैसियत वाले हैं कि उनको भी आप हैसियत नहीं देखते हैं और उनकी उपेक्षा करते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि आतंकवादी कहना विश्व के इतिहास में पहली बार किसी देश के नागरिक ने अपने प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा, जिसको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री है। हमारी मत भिन्नता हो सकती है, विरोध हो सकता है। हमारा विरोध इंदिरा गांधी, देखिए इंदिरा गांधी को आपातकाल के दिनों में किसी ने इस तरह के, उन्होंने कहा कि वो इस तरह के बयान देते हैं। एक बात सुनिए, उन्होंने कहा था कि वो इस तरह के बयान देते हैं जिससे एक विशेष वर्ग को, अब आप क्यों आगे समाजवादी पार्टी के पक्ष में? आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या समाजवादी पार्टी के? सुनिए, अरे और राहुल गांधी सामान है क्या ये? अमीश भाई अगर मुझे बोलने दें तो मैं बैठूं, अगर इजाजत हो तो मैं बैठूं, अगर मौका दें तो मैं बैठूं। अपनी बात को कंप्लीट करिए, नावेद चित्तकी अपनी बात को कंप्लीट करिए। देखिए 20 सेकंड। बिल्कुल इस तरीके का माहौल अरुणाचल प्रदेश में, दूसरी जगह पे इस तरीके का माहौल क्रिएट करने से क्या है, एक टेरर फैलाया गया। इसलिए राजेंद्र चौधरी साहब ने ये बात कही, क्यों नहीं ये जो आरएसएस के जो चिंतक बैठे हैं ये बताते हैं। अरे सुनिए तो पहले, बीच में बोलना छोड़िए हुजूर, तमीजदार इंसान हैं आप, आपको तमीज है राष्ट्रीय चैनल पे बैठने की, मुझे मालूम है, तो आप थोड़ा सा सलीका रखें और थोड़ा दूसरे को सुन लीजिए। आपकी बात आएगी तो मैं भी सुनूंगा। उत्तेजित नहीं हूँ मैं, उत्तेजित नहीं हूँ, उत्तेजित नहीं हूँ मैं तो। और आप अरुणाचल घूमने लगे, मैं आपको बता रहा हूँ, की यात्रा करने लगे। एक बात बताइए, अरे आपको माफी मांगनी चाहिए, इस तरह के बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। यदि आप ईमानदार कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल हैसियत रखते हैं, मैं कहता हूँ पॉलिटिकल डिस्कोर्स गिरा है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स गिरा है, इसकी जिम्मेदारी सब पर है। ओके राकेश जी, राजनीतिक संस्कृति में एक बात करना, राजनीतिक संस्कृति की गिरावट में आप भी जिम्मेदार हैं और आपको माफी मांगनी चाहिए। राकेश जी एक बात ये बताइए, राकेश जी, जब एक कौम को कुत्ते का पिल्ला कह दिया जाता है प्रधानमंत्री जी द्वारा, एनालॉजी को आप नहीं समझते क्या? आप तो साहित्य के व्यक्ति रहे हैं, इस आधार पर तो सारे संगीतकार साहित्यकार कुछ लिख नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। राकेश जी, संबित पात्रा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। संबित पात्रा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, रिस्पॉन्ड टू नावेद चित्तकी। ऊपर क्यों ले लिया? एक सेकंड भाई, जब पिल्ले को हमने नहीं लिया तो गधे को क्यों ले लिया? नावेद भाई, रावण को क्यों अपने ऊपर ले लिया? अरे नावेद भाई, रावण नावेद भाई सुन तो लीजिए। नहीं नावेद भाई, ये कह रहे हैं कि पिल्ले को अपने ऊपर क्यों ले लिया आपने? नावेद भाई, पिल्ले को अपने ऊपर क्यों लिया? आप हमको बताइए। अरे नावेद भाई, टॉपिक से भटकिए मत, हम लोग को। अरे सुनिए ना, ठीक है, मुझे बताने दीजिए, सुन लीजिए, मुझे बताने दीजिए। देखिए टॉपिक से भटकना नहीं है। और अमीश जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने कितने महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट किया है और इसमें बहुत टेक्निकल पेचीदगियां हैं जो समझना आवश्यक है। देखिए अभी नावेद भाई ने कहा कि बहुत सालों से बिना चेहरा दिखा। सर मैं कंप्लीट कर लूं, आप मैं बता रहा हूं, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए सर। सर मुझे प्लीज कंप्लीट, नावेद जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। यू आर फिनिश्ड, बीजेपी इज फिनिश्ड।
आप सुनिए अमीश जी ये क्या हो रहा है? मेरी अभिव्यक्ति के साथ क्या गुंडागर्दी क्यों हो रहा है यहाँ पर? ये गुंडागर्दी बंद करा दीजिए अमीश जी। इस चैनल के डिबेट, इस चैनल के पुलिस तो आप है। मैं 100 नंबर डायल कर दूंगा अभी। मैं 100 नंबर डायल करता हूँ, आप जरा गुंडागर्दी बंद कर दीजिए। 100 नंबर डायल कर दिया मैंने। हेलो 100 नंबर, यहाँ डिबेट पे गुंडागर्दी हो रही है, प्लीज मुझे बचाओ मुझे। 100 नंबर डायल कर दिया है। हाँ प्लीज, अगर उत्तर प्रदेश में 100 नंबर कोई काम करता हो तो यहाँ नावेद जी चुप हो जाएंगे। नहीं देखिए, हेलो 100 नंबर देखो, उत्तर प्रदेश में अगर 100 नंबर काम करता है तो ये गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। अगर 100 नंबर काम नहीं करता है तो गुंडागर्दी चलती रहेगी। बहुत अच्छी, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अब मैंने 100 नंबर डायल किया है, मुझे बोलने दीजिए। अमीश भाई ये क्यों नहीं बोलने देंगे? अरे आप अमीश जी क्या हो रहा है? अमीश जी आप इनका साउंड डाउन कर दीजिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है अमीश जी? आपके डिबेट में हो क्या रहा है? ये ओपनली धमका रहे हैं और आप सुन रहे हैं। 40 सेकंड का जवाब संबित पात्रा का जरूरी है। आपने बोला बीजेपी खत्म हो रही है, जवाब तो सुन लीजिए। खत्म हो गई। अच्छा, आप कह रहे खत्म हो गई, जवाब सुन लीजिए। संबित पात्रा रिस्पॉन्ड टू दिस। चिराग बुझने सवाल प्लीज इनका साउंड डाउन करिए और बोलिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस नाउ? अरे प्लीज, ओके, रिस्पॉन्ड संबित पात्रा। मैं जवाब दे रहा हूं, पहले गुंडागर्दी बंद तो करवाइए, नंबर 1। हाँ, नंबर 1 आप देखिए, जहां तक बुर्का का सवाल है, मैं एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जस्टिस दीपक मिश्रा और चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन के पास ये जो 2010 में केस गया था, पता है उन्होंने क्या कहा? जब मुस्लिम लोगों ने कहा कि ये चेहरा दिखाना नहीं चाहिए, काउंसिल ने कहा, तो चीफ जस्टिस ने कहा अगर चेहरा नहीं दिखाएंगे और सपोज कोई मुस्लिम महिला जो बुर्का पहनती है भविष्य में चुनाव लड़ना चाहेगी तो उसका चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं रहेगा। क्या मुस्लिम समाज इस विषय को स्वीकार करेगा कि उनकी महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती है? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डंके के साथ अपना जजमेंट दिया कि चेहरा दिखाना पड़ेगा अगर आपको चुनाव में भाग लेना है और चुनाव भविष्य में लड़ना है। मैं ये जो पुरुषवादी समाज है उससे कहूंगा, ये प्लीज ऐसा अन्याय महिलाओं के साथ मत करिए कि महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती है, मुस्लिम महिलाएं, ऐसा मत। और जहां तक बीजेपी के समाप्त होने का सवाल है, भैया साइकिल संभाल के रखो। अरे साइकिल संभाल के रखो। आप ये बताओ, खटिया आपने जो बुर्के की बात की, घूंघट की बात क्यों नहीं की? क्या हमारी कुछ नहीं मिलने वाला है? क्या अपने चेहरे पर घूंघट डाल के नहीं जाती? क्या उनकी बात क्यों नहीं? क्यों आपने मुसलमानों को बांट दिया पर्दे में? मैंने शुरू में ही बोल दिया, आप तो सुनते नहीं है ना। आपने बुर्के की बात की, आपने घूंघट की बात क्यों नहीं की? पर्दा नशीन महिला कहा भैया, मैंने शुरू में ही कह दिया। संबित जी, बुर्के की बात क्यों? पता नहीं है। योगी आदित्यनाथ क्या बकवास कर रहे हैं आपके? उन पर बात क्यों नहीं? क्योंकि आप पढ़ के नहीं आते हैं ना पूरा। हम तो चाहे पढ़ के नहीं आते हैं। आप है ना, इतना गुस्साइए मत साहब। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं? हम नहीं बढ़ा रहे हैं। ब्लड प्रेशर तो देश का आप लोगों ने बढ़ा रखा है। बयान को और हमारे बर्बाद कर दिया पूरे यूपी को, हिंदू मुसलमानों में बांट करके। जब देख लिया कि लुटिया डूब गई, पर हिंदू मुसलमानों। आप मायावती के बारे में चुप हो जाते हैं। आप वन साइडेड सेक्युलरिज्म क्यों चाहते हैं? मायावती के बयान पर आप क्यों चुप हो जाते हैं? मायावती ने बोला मुसलमान मुझे वोट डाले, बोला नहीं बोला? वो हिंदू मुसलमान नहीं है क्या? सबके ऊपर लगना चाहिए फिर। सब पे लगा। योगी आदित्यनाथ पे भी सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल अमित शाह के साथ रोड शो कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। एक छोटी सी बात राकेश पुनिया नहीं आया, सारा बांध गिर जाएगा बेचारे राकेश सिन्हा जी के ऊपर में। अरे योगी आदित्यनाथ कोई उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के ठेकेदार हैं या हिंदुओं के ठेकेदार हैं? आज उनको हमारी आबादी बढ़ती नजर आ रही है। हमारे बुर्के बनाने अभी जी के ऊपर शमशान में बात आ गई। अरे कहाँ ले जाना चाहती है बीजेपी मुसलमानों को? कहाँ ले जाना चाहती है बीजेपी मुसलमानों को? जवाब दफन होने आप नहीं दे रहे। तो मुख्यमंत्री घोषित आपको एतराज। देखिए मैं एक छोटी सी बुर्के पर भी प्रधानमंत्री जी 3 दिन रहे चाहे 10 दिन रहे, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं। पुनिया साहब मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। देखिए बुर्के की बात है, आपने कहा नहीं, ये पूरी मुस्लिम आबादी की बात करें और आप राइट विंग की बात करें। नहीं, देखिए मुस्लिम आबादी की बात इसलिए हो रही है कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं, समाजशास्त्रीय सवाल इसलिए कर रहा हूं कि हिंदू आबादी 1950 में
80% थी, 84% थी, घट के 79% हो गई। मुस्लिम आबादी 9 से 14% हो गई है। जो आबादी बढ़ने का दर है, हिंदुओं की आबादी 16.8% से बढ़ रही है, मुस्लिम आबादी 24% से बढ़ रही है। ये सुन लीजिए, मैं इसको हिंदू मुस्लिम, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं अभी भी इसको हिंदू मुस्लिम नहीं देखकर मैं कहता हूँ समाज शास्त्रीय प्रश्न है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस देश में क्यों हो रहा है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्यों हो रहा है। अरे इसी डेमोग्राफिक इम्बैलेंस ने 47 पैदा किया है, 47 पैदा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस के कारण नहीं हुआ, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस के कारण हुआ। यदि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस नहीं होता तो जिन्ना पाकिस्तान नहीं बना पाता, जिन्ना पाकिस्तान नहीं बना पाता। आप क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए? हम हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने की स्थिति में नहीं आने देंगे और नहीं आना चाहिए। डेमोग्राफिक बैलेंस बना रहना चाहिए। किसी की जनसंख्या बढ़ती है, बढ़े, लेकिन क्यों बढ़ती है ये जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सभी समाजशास्त्रियों को है। अरे आपने देश को कहां ले आए हैं, देश को कहां ले गए हैं? अरे पुनिया साहब, कांग्रेस ने तो संख्यकवाद की राजनीति करके न मुसलमान को छोड़ा, न हिंदुओं को छोड़ा, न देश को छोड़ा। आप तो आप भारत में मुस्लिम वोट बैंक के निर्माता हैं। अब उसके चेयरमैन पद की लड़ाई हो रही है। कभी मायावती जी उसका चेयरमैन बनना चाहते हैं, कभी मुलायम सिंह, कभी सोनिया जी। मुस्लिम वोट बैंक एक ही बैंक जो अनफेल्ड रहा है इस देश में। अब हम वोट बैंक नहीं करते। देखिए 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और मुस्लिम बैंक का तो 1950 में राष्ट्रीयकरण आपने कर लिया। पहला बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण किया है, राज्य ने उसको अपना बैंक बना लिया है। इससे मुसलमानों की दुर्दशा भी है और मुसलमानों को बार बार लॉलीपॉप दिखा कहां छोड़ रहे हैं। 125 करोड़ जनता की बात कीजिए, 125 करोड़ जनता की बात कीजिए, 300 से ज्यादा सीटें जीत के चुप करे थे। और भारतीय जनता पार्टी इस देश में बुर्का और पर्दा की बात की है, नावेद साहब ने उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के को समाप्त करने के लिए अभियान चला। में कोई जगह नहीं है। राकेश शराब आपने बात करी, नावेद सिद्दीकी का जवाब नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। नावेद सिद्दीकी 10 सेकंड में बिना किसी दुर्भावना का पर्दा प्रथा को हटाने के लिए अभियान चला, कैंपेन चला, उसमें मुसलमानों ने भी भाग लिया। लेकिन क्या बुर्का प्रथा के खिलाफ अभियान चल सकता है? आप चलाने देंगे? नावेद सिद्दीकी खतरनाक है। अमीश भाई देखिए, सारा मसला ये है कि इस तरीके की चीज, ऐसे चीज बयान पेश किए जाएं, ऐसी चीजें लाई जाएं जो शुरू से अब नहीं थी, आजादी के बाद तो थी नहीं, सब सही चल रहा था। चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाई गई कि इलेक्शन जो है वो गलत होते थे, बुरखे में गलत लोगों ने वोट डाले गए हैं। लेकिन जिस आप बुरखे की बात कर रहे हैं, मिस्र जहां पर 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पर तो कानून है। मैं ये नहीं कहता कि हम मिस्र को फॉलो करें, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा अंतराल ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये जबरदस्त डिबेट जारी रहेगी। आप देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा आर पार और मेरे साथ डॉक्टर पात्रा है, पीएल पुनिया है, नावेद सिद्दीकी साहब है, मौलाना अंसार रजा है, राकेश सिन्हा है। मैं इस दौर में संबित पात्रा आपके पास आना चाहता हूं। आप पे आरोप लग रहा है कि आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजली के तारों में ध्रुवीकरण कर रहे हैं, शमशान रमजान में ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और अब बुरके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब क्या है आपके पास? मैं सीधा जवाब चाहता हूं। दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर पात्रा। देखिए, बड़े वेदना के साथ कह रहा हूं, देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री थे इससे पहले जिन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसी का है तो वो मुसलमानों का है। मायावती जी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है और कहती है कि मुसलमान ही वोट दे दे, बाकियों की आवश्यकता नहीं है, सब लोग केवल। और देखिए, मैं मुसलमानों का सम्मान करता हूं, मगर फिर भी मैं कह रहा हूं सुबह से शाम तक मुसलमान 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 ये हमारे नेता करते रहते हैं और उनको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अरे अगर हमने कह दिया कि भेदभाव नहीं होना चाहिए तो सारा गाज हमारे ऊपर गिरेगा। सुबह से शाम तक मुसलमान मुसलमान करेंगे। एक बार हम अगर कह देंगे कि हम काशी विश्वनाथ जा रहे हैं तो बोलेंगे अरे ये तो बहुत बदमाश है, ये तो पोलराइजेशन कर रहे हैं। असाउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आप वोटिंग परसेंटेज गिराना चाहते हैं, बुरके की बात करके आप मुस्लिम महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज गिराना चाहते हैं। यह असाउद्दीन ओवैसी का आरोप है। संबित पात्रा, कमाल है।
अरे संविधान कहती है भैया, संविधान कहती है कि आइडेंटिफिकेशन के बिना सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये तो ऐसी बात होगी, ये तो वही ओवैसी है जो कहते थे याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने गलती से, बड़ा संविधान पढ़ के, और तो क्या मुलायमनामा पढ़ के आता? अरे संविधान बड़ा है, मुलायमनामा बड़ा नहीं है। मुलायम सिंह बच्चे तो बच्चे हैं, रेप कर दिया तो क्या हो गया, लड़के तो लड़के हैं। का सम्मान कर रहे हैं, कमाल है ये। अरे इन दोनों को समझाइए, ये आर्टिकल जाके घर में पढ़े। गायत्री भैंस मिल जाती है, जिस पार्टी में भैंस मिल जाती है गायत्री प्रजापति नहीं मिलता है, ये क्या बोलेंगे बताइए? अगर मुसलमानों का सम्मान, अरे भैया आप गायत्री प्रजापति को ढूंढो यहाँ डिबेट से, जल्दी जल्दी इनको डिबेट से भेजिए। अमीश जी ये दोनों मिलकर गायत्री प्रजापति को ढूंढेंगे। जाइए जाइए नावेद जी और पुनिया जी गायत्री प्रजापति को ढूंढो जरा। यहाँ बैठ के बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। गायत्री मिल जाएगा तब आ जाना डिबेट करने के लिए। किसको उठाएंगे? किसको उठाया हमने? अगर डिबेट हाथी को सोए हुए हाथी को उठा लीजिए, बाकी हम देख लेंगे। हाथी नहीं मालूम है, बहुत गलत बात है। में क्या कहा जाता है इनको तमीज नहीं है। किस तरह के कमेंट? जब मैं बोलूं तो बीच में सब कूद जाएगा। जान बचाते हैं, हमें ठेस नहीं पहुंचा रहे की बात है। चैनल पर बैठकर आप बार-बार हाथी को बुरा कहकर के आप अपने हिंदू भाइयों को ठेस पहुंचा रहे हो। आप डिबेट पे आ जाओ। आप ये बताओ प्रजापति को ढूंढिए भैया, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बदतमीजी बहुत हो गई आपकी। अब सुनिए अमीश जी इनको जल्दी भेजिए दोनों को। पुनिया साहब ये जाके गायत्री प्रजापति को ढूंढेंगे। गायत्री प्रजापति बलात्कार कर रहे हैं यहाँ पर, ये सब बैठ के हम लोग बोल रहे हैं। सुन लीजिए सर्जरी सुन लीजिए। अरे सर्जन है भैया, दुर्जन को ढूंढो। सुन लीजिए सज्जन तो यहाँ बैठा है, दुर्जन को ढूंढो। दुर्जन को आज मसला ढूंढने चाहिए आप दोनों। अरे व्यापम से सर्जरी किए, मुल्क को बांट व्यापम से किए हैं। देखिए हम सज्जन हैं, आप दुर्जन ढूंढने जाइए। ओके मौलाना अंसार रज़ा की बारी है। जूस नहीं निकालते हैं। मौलाना अंसार रज़ा क्या कह रहे हैं आप? देखिए संबित जी, कब्रिस्तान, शमशान घाट, होली, दिवाली, रमजान सब कुछ कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिंदू मुसलमानों को बांटने के लिए। अब आप बुरके पर आ गए हैं। देखिए मैं एक बात आपसे बता दूं, प्राइम मिनिस्टर से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। सब लोगों ने यह सोचा था कि नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, इस मुल्क का भला होगा, ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने दीजिए ना समीर जी, देखिए आप बोल रहे थे, मैं कभी टोकता नहीं हूं किसी को। ये केवल मुसलमान वोट दे दे और किसी का वोट नहीं चाहिए। ये जो ये आपके एमपी ने कहा है, आपके एमपी परवेश वर्मा ने कहा है कि ना मुसलमानों ने वोट दिया है, सबको ना मुझे चाहिए। क्या कार्रवाई की आपने? आप बताइए, आपने कार्रवाई की क्या? केवल मुसलमान हमें वोट कर दे और किसी का वोट परवेश वर्मा ने कहा क्या पार्टी से निकाला क्या उनको? क्या है उसका जवाब दीजिए। आपके परवेश वर्मा ने कहा है आपको हिंदू इतने बुरे लगते हैं? हमको नहीं लगते। हिंदू तो बुरे आपको लग रहे हैं। हिंदू का वोट भी नहीं चाहिए। हिंदू अगर बुरे नहीं लगते तो गुजरात में 4 हिंदुओं की खाल नहीं उतरवा देते आप। अरे अभी बोल रहे थे हरियाणा के पकड़ के दलितों को गोबर नहीं खिलाते आप। है ये बात है। हिंदू हमें बुरा नहीं लगता। हिंदू इतने बुरे लगते हैं? हिंदू नहीं लगते बुरे, हमें वोट नहीं चाहिए। हिंदू बुरे लगते हैं जो कुत्ते का पिल्ला कहते हैं उनको। हमें तो हमें नहीं लगते हिंदू बुरे। आप बताइए हिंदू इतने बुरे हैं क्या? इस देश में हिंदू होना गुनाह है क्या? सभ्यता भी कोई चीज है, हिंदू होना गुनाह है क्या? कोई चीज है। पुनिया जी इस देश में हिंदू होना गुनाह है क्या? जी को देखिए, सोनिया जी से पूछता हूं, सोनिया जी से पूछता हूं, सोनिया जी इस देश में हिंदू होना गुनाह है क्या? हिंदू होना गुनाह, ये सब भड़काओ मत क्या सोनिया जी? दो ही दिन का इलेक्शन है, भड़काइए मत। पात्रा जी हरिदास के बिहार में रही, मीरा की मधुर वीणा की झनकार कर रही, सारे लोग यहीं पर बैठे हैं। नावेद जी हिंदू होना गुनाह है क्या? आप हिंदुओं से इतना नफरत क्यों करते हैं नावेद जी? अरे कौन नफरत कर रहा है? आप आग लगाना चाहते हैं क्या भारत में? आप आग लगाना चाहते हैं मुल्क को? केवल मुसलमानों को वोट चाहिए, हमारी वोट क्यों नहीं चाहिए? आप मर्यादा करा के बात करिए। क्या बात करते हैं? किसने नफरत ये की बात की? अगर इनके पास कोई जवाब नहीं होता है तो इसी तरह की बात करते हैं। कितना फ्रस्ट्रेशन है को खत्म कराना चाहते हैं। बात कर रहे हैं संबित पात्रा, कितना फ्रस्ट्रेशन है। संबित पात्रा मुल्क को बांटने की कर रहे हैं। हवा निकलने से पहले साइकिल का ये सब उतर गए साइकिल से। अब
नहीं, ये 56 इंच के देखिए, सीने में हवा भरी है। प्रधानमंत्री जी बड़ा ने इज्जत कर, मैं तो एक चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री मुलायम जी ने सिंह जी बिना से, किसी वो मुद्दे किसी के और यादव को मुख्यमंत्री बिना बना किसी दे, मुद्दे अपना का परिवार मुद्दा छोड़ के बनाया। मैं चैलेंज करता हूं बिजली देने में कोई भेदभाव नहीं हुआ, या किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी और कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया, कभी मुद्दा नहीं रहा, फिर मुद्दा बनाया। अब अननेसेसरी रूप से ये बुर्का क्यों मुद्दा बनाया है? देखिए ऐसे मत करिए, सुप्रीम कोर्ट का हिंदू होना गुनाह नहीं है, इलेक्शन हिंदुओं को कमीशन गाली ऑफ मत इंडिया दीजिए, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, पालन होता है। ऐसा हिंदुओं को गाली मत दीजिए, पुण्या जी हिंदुओं को ऐसे गाली मत दीजिए। तभी ने रिपोर्ट दिया है, तभी 2014 में एंटनी कमेटी ने रिपोर्ट दिया है कांग्रेस में, और तभी उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद राहुल जी मंदिर जा रहे हैं। हिंदू हम भी हिंदू होना गुनाह नहीं है, ऐसे हिंदुओं को मत ऐसा तिरस्कार मत करिए, हिंदुओं का बेहुदा नहीं है, आप जैसे ऐसे हिंदुओं का तिरस्कार मत करिए। हम भी है, बताइए क्या बोल रहे आप बेहुदा है, बताइए, मर्यादा से बात बताइए शब्दों का क्या चयन बात करते हैं? देखिए चिंता मत करिए भैया, चिंता मत करिए, आप गाली देते रहिए, हम विकास देंगे। आप गाली देते रहिए, हम विकास देंगे। आप कोई भी गाली दीजिए, विकास के मुद्दे पे हो रहा है, हम विकास देंगे। हमको 3 दिन ये जो आरोप लगाया जा रहा है, आपके देखिए मैं इतना पीएल पुनिया मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। राकेश सिन्हा, इतनी देर से डिबेट हो रही है, बात तो बार बार विकास की होती है, लेकिन विकास नहीं दिख रहा है पूरी बहस के अंदर आपको। देखिए मुझे क्या लगता है कि पूरे पॉलिटिकल कल्चर मैं पूरे पॉलिटिकल कल्चर डिस्कोर्स में जिन शब्दों का, जिस भाषा का, जिस इडियम का उपयोग, देखिए कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में थोड़ा मोड़ा चलता है, चुनाव में पॉलिमिक्स चलता है, लेकिन पॉलिमिक्स जिस सांप्रदाय नग्न मैं कह रहा हूं कि ऐसी भाषा में बात नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, ऐसी भाषा में कोई बात ना करे जब हम दूसरे से आंख में आंख ना मिला सके। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जानबूझ के गलती करना। और मुझे एक बात, छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं पुनिया साहब, देखिए वोट बैंक की राजनीति जिस दिन से शुरू हुई है उसकी प्रतिक्रिया होती जा रही है, इसको समाप्त कीजिए, देश को बर्बाद कर देगा। नावेद साहब हैं, मौलाना रजा साहब हैं, आप बताइए मुसलमानों को एक थोक वोट में देखा जाता है या नहीं देखा जाता है? हिंदू थोक वोट नहीं बनता है, ये हिंदुओं का जो पोलराइजेशन है वो डेमोक्रेटिक पोलराइजेशन है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये वोट बैंक की जो राजनीति है वो इस देश को ध्रुवीकरण की ओर ले जा रही है, ये शुरू से। और जहां तक एक बात है, प्रधानमंत्री किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने जाए, मैं पुनिया साहब को याद दिला दूं कि जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए साउथ मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही चुनाव में 2 बार चुनाव सभा करने गए थे। इसलिए ये प्रधानमंत्री की प्रोग्रेटिव है, पॉलिटिशियंस की प्रोग्रेटिव है। किस कॉन्स्टिट्यूंसी में यह महत्व का विषय नहीं है। महत्व का विषय है कि कांग्रेस पार्टी, अरे एंटोनी कमेटी का रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए। एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट मैंने नहीं लिखी है, आपके पार्टी के एंटोनी ने लिखा है। क्या लिखा है? पार्टी एक समुदाय से इतनी आइडेंटिफाई हो गई कि बाकी समुदाय से अलग हो चुकी है। और हिंदू महासभा, हिंदू महासभा कब तक कीजिएगा? हिंदू महासभा तो लेकर पैड रह गए हैं आप। हिंदू महासभा कांग्रेस समर्थक अंसार रजा से उतारते हैं। हम तो गोडसे को जानते भी नहीं, कौन गोडसे? हम तो जानते हैं महात्मा गांधी खत्ते आप गोडसे पूजा करते हैं। आप विकास की बात करिए। अरे विकास की बात करके देश को आपने कहां पहुंचा दिया? सच्चर कमेटी बनाना पड़ा आपको, देश को बर्बाद सच्चर कमेटी बनाकर आपने धर्म के आधार पर कमेटी बना दी। क्या जैन के लिए कमेटी बनाएंगे? बुद्धिस्ट के लिए कमेटी बनाएंगे? नौबौद्धों के लिए कमेटी बनाया? आप देश को आजाद नहीं होना चाहते थे, गांधी जी का नहीं देश को विभाजन कराना आप चाहते थे। हम तो विभाजन रोकना चाहते थे, आप विभाजन कराना चाहते थे। हम तो आज भी अखंड भारत चाहते हैं, हम आज भी चाहते हैं। अखंड भारत अखंड भारत तो जो रहेगा, भारत उसी को अखंड रखने की फाइट हो रही है सर। उसी की अफगानिस्तान को मिलाने की बात कर रहे हैं। चिंता है मिश्री, जब डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की हम बात करते हैं तो हमारी चिंता इस बात की है क्या ये पूरा मुल्क कहराना बन जाएगा? क्या ये पूरा मुल्क कहराना बन जाएगा? आप इस बात से सहमत है? देखिए गिरिराज सिंह जी की भाषा क्या है, चुनाव के राउंड में गिरिराज सिंह जी क्या बोलते हैं, मैं सिर्फ इतनी बात कहने आ रहा हूँ कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, उस पर समाज शास्त्रीय बहस होनी चाहिए, सांप्रदायिक बहस नहीं, समाज शास्त्रीय बहस होनी चाहिए। ओके, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नावेद सिद्दीकी साहब आपका हमारे से जुड़ने के लिए, राकेश सिन्हा, संबित पात्रा, मौलाना अंसार रजा, पीएल पुनिया साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का निष्कर्ष यही है, विकास पीछे और ये तमाम एजेंडे आगे, लेकिन पब्लिक को तो विकास चाहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।